Hello, friends. Welcome back to the Lawman. Today, I am going to teach you the Article 12 of the Indian Constitution and also nature and scope of fundamental rights. My name is Siddharth Chaurasia, and let's start. नेचर एंड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स को हिंदी में अधिकार बोलते हैं। क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एंड अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल्स। तो इसमें ये बोल रहा है क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किन्हीं इंडिविजुअल्स के जो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं अगेंस्ट द स्टेट। तो ये लाइन ऐसे मैं डिफाइन करता हूं कि स्टेट के अगेंस्ट हमारे क्या राइट्स हैं। जैसे हमारी रोड्स नहीं बनी हुई हैं तो हम पीआईएल के थ्रू बोल सकते हैं स्टेट को कि आपको ये कार्य करना था, आपने ये कार्य नहीं किया। स्टेट को प्रोवाइड करना हेल्थ, एजुकेशन, तो पीआईएल के थ्रू हम स्टेट से ये मांग सकते हैं। अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल, तो अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल में क्या हुआ? जैसे कोई प्रॉपर्टी का मैटर है दो भाइयों के बीच में, तो वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी का केस कर रहा है, तो वो भी एक अधिकार है। वो भाई भाई से अपना अधिकार मांग रहा है। अब हम फंडामेंटल राइट को समझने से पहले थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आया कैसे इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि चीजें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले 13th सेंचुरी में पीपल ऑफ इंग्लैंड रिवोल्ट किया अगेंस्ट द किंग जॉन। किंग जॉन के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पहले पूरी पावर किंग के पास होती थी और किंग ही सारी चीजों को, सारी पावर को अपने अंदर समाहित रखता था। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन होता था, और जो था किंग। तो पीपल्स ने कहा कि हमें भी कुछ राइट्स चाहिए और इसलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिए। तो ये पहली बार है जब राइट्स हुए, और इसी की जगह पर जब रिवोल्ट किया तो इन लोगों के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ और फिर मैग्ना कार्टा जो है एग्जिस्टेंस में आया। मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा आया 1215 में, और इसमें बोला गया एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इवन किंग गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इसमें किंग भी गारंटी कर रहे हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को। और ये पहली बार इक्वलिटी फॉर द लॉ, लॉ के समक्ष सब बराबर हैं, ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द मैग्ना कार्टा, अब किन देशों ने मैग्ना कार्टा की स्पिरिट को फॉलो करके और भी चीजें लाई जिससे कि एक इंडिविजुअल को लिबर्टी और इक्वलिटी का एहसास हो और उसको उसके राइट्स मिले हैं। तो हम देखते हैं फ्रांस ने क्या किया। फ्रांस इनेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इन 1789। तो फ्रांस ने इनेक्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब देखते हैं कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिकन्स बिल ऑफ राइट्स इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। तो ये पहले जो 10 अमेंडमेंट्स थे उनके तहत ही लाए, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं दी हुई थी, ये सब चीजें बाद में ऐड की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है हमारे लिए। अब देखते हैं आगे।
become a tradition to incorporate the provisions of fundamental rights in the constitution of democratic countries. बिल ऑफ राइट्स आया, बिल ऑफ राइट्स में ही हमने अलग अलग तरीके के अधिकार दिए लोगों को, तो बिल ऑफ राइट्स को देख कर ही जो फंडामेंटल राइट जिसको आज बोलते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में धीमे धीमे बिल ऑफ राइट्स के थ्रू ही आया। तो बिल ऑफ राइट्स सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे ये चीजें आई और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड फॉर फंडामेंटल अपीयर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ 1895। तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है कोई भी चीज जो दिख रही है, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, वो एक्सप्लिसिट है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, वो कस्टम के थ्रू आया है। लॉ के और जुडिशियल जो भी जजमेंट्स थे, जो जुडिशियल ओपिनियंस थी, उनके थ्रू वो आया, तो ये इम्प्लिसिट है। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच में डिफरेंस आपको इससे क्लियर हुआ। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इंडिया होम रूल बिल 1924। तो ये मैडम एनी बेसेंट ये बिल लाई और ये पहला ऐसा जो है एक कहेंगे डायरेक्शन था कि हम कैसे अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कैसे उसका एक फ्रेमवर्क रखेंगे। आगे देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया 1927 में, देखते हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई, ड्रॉप्ड अ स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन। स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने एक जो है कमेटी बनाई और 1928 में 11 मेंबर कमेटी लेड बाय मोतीलाल नेहरू वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो 11 मेंबर की एक जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई 1928 में, और उसमें जो रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और उनकी कमेटी में दी, उन्होंने कहा प्रपोजिंग फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडियंस। पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत टाइम है, लेकिन देखिए क्या विजन था। फंडामेंटल राइट्स सभी को, मतलब अभी तक सारी कंट्रीज ने भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए थे, लेकिन ये विजन होता है और एक विजनरी ही इस तरह की चीजें देख सकता है। लेटर रेप्लिकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरियस पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप देख सकते हो, टीपीएसपी में देख सकते हो, यही जो चीजें हैं रिफ्लेक्ट हुई आगे जाके। आगे देखते हैं 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू ड्रॉप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। A subcommittee on fundamental rights headed by J.B. Kripalani was also formed. एक सब कमेटी बनाई गई, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई और उसके थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन ये किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां क्या जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स है वो तो सोर्स है, वहां से तो चीजें ली ही जाएंगी। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन फ्रांस, जैसा कि मैंने बताया, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इन चीजों से इन्फ्लुएंस रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे what is the definition of fundamental rights. Fundamental rights are rights guaranteed by the constitution. तो जो राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। राइट्स किसको गारंटी किए जा रहे हैं? इंडिविजुअल को।
और इनफोर्सेबल किसके अगेंस्ट होंगे? इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट टू इंश्योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब मानव अस्तित्व। भाई मानव जिस लिए पैदा हुआ, अगर वो चीज ही उनको ना मिले तो ये सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक इंडिविजुअल्स को कुछ राइट दिए गए जो एक जो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होंगे और जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट्स। मान लीजिए कि स्टेट इन चीजों को ले भी लेता है तो कोर्ट्स हमेशा रहेंगे उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स हमेशा तैयार हैं। अब देखते हैं आगे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दिया गया है। अब देखते हैं इनके क्या क्या जो है फीचर्स हैं। पहली चीज तो है ये है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स है। और डीपीएसपी क्या है? वो एक जो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट देता है। और यहां भी ये पॉलिटिकल सिविल, ये डिफरेंस है, आप ये बहुत नोट कर लीजिएगा। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पार्ट 3 में बताया गया है। आगे देखते हैं 12 एंड 13। 12 में दिया हुआ है, 12 में दिया है में दिया हुआ स्टेट और 13 में दिया हुआ है लॉ। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया स्टेट और लॉ क्या होता है, क्योंकि स्टेट एक लॉ बनाती है और उस लॉ के थ्रू ही वो एक इंडिविजुअल के राइट्स या तो देने की कोशिश करती है या तो लेने की कोशिश करती है। इसीलिए वो स्टार्टिंग में ही वो डिफाइन कर दिया गया है। और लास्ट के जो 3 आर्टिकल्स हैं इनको बाद में हम देखेंगे। 33, 34, 35 ये कंक्लूजन है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कहां से चालू होते हैं? आर्टिकल 14 टू 32। इनको भी हम देखेंगे एक एक करके। तो पहले है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी दिया है 14, 15, 16, 17, 18 में। राइट टू फ्रीडम दिया हुआ आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया है 23, 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। राइट्स टू प्रॉपर्टी दिया गया आर्टिकल 31 में, जो कि डिलीट कर दिया गया था आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट 78 से। ठीक है। और आखिरी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये जो है सारे राइट्स दिए हुए हैं, तो इनको मैं पढ़ाऊंगा भी डिटेल में। आर्टिकल 12 क्या बता रहा है? अब हम 12 समझने का प्रयास करेंगे 12 होता क्या है। इस लेक्चर में मैं कल 12 के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर आएगा 13 आर्टिकल 13 पे। तो एक एक करके सारे आर्टिकल्स को एक एक वीडियो में मैं डिफाइन करता रहूंगा। द टर्म स्टेट इंक्लूड्स फॉलोइंग। तो स्टेट जो है वो जो टर्म है क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, all local or other authorities within the territory of India under the control of Government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये सारी चीजें दी रहेंगी। तो इसमें क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन का एग्जीक्यूटिव हो गया, तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गई यूनियन में।
ये हो गया यूनियन में। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी, सॉरी ये मेरे पास आज ये पेन नहीं है तो मैं अपने फिंगर से ही लिख रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, जिनको विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, ओके। और ऑल लोकल, लोकल में क्या आएगा? लोकल में आपका म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत। अदर अथॉरिटीज को लेके बहुत डिस्प्यूट रहा, तो हम अदर अथॉरिटीज देखेंगे, अदर अथॉरिटीज देखेंगे एंड जुडिशरी को लेके। ये दो जो चीजें हैं इस पे बहुत डिस्प्यूट रहा, तो हम समझेंगे कि ये दोनों का डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जुडिशरी ने, और अभी क्या है, इस समय का पर्सपेक्टिव क्या है। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले है वेदर अदर अथॉरिटीज कम अंडर आर्टिकल 12 स्टेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या कहा गया, क्या इसमें जो है चर्चा हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या चर्चा हुई। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, नजीरुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या कहा, देखते हैं। दिस आई एम वेरी सॉरी टू से create some amount of anomaly in this concept. In fact, I have no difficulty in applying the provisions of part 3rd to local and other authorities, that is district boards, municipalities, etc. Object only to municipalities and district board and other authorities to be styled a state. तो ये ऑब्जेक्ट किस बात पे कर रहे हैं नसरुद्दीन अहमद? ये बोल रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अदर अथॉरिटीज को कैसे जो है स्टेट में ला दिया गया। अब हम देखेंगे क्या बहस हुई इस पे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेड, क्या रीजनिंग है इसके पीछे? ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज टू फोल्ड। ऑब्जेक्ट यहां पर है कि मतलब उसके लक्ष्य क्या है फंडामेंटल राइट्स के, उसके टू फोल्ड हैं। फर्स्ट इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। सेकेंडली, दे मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी। इसमें क्या है कि अथॉरिटी वो होगी जिससे हर सिटीजन अपना क्लेम या अपने राइट्स मांग सकता है। दूसरी बात है ये बाइंडिंग होंगे अथॉरिटी पे, अगर वो राइट मांग रहा है तो उसको देने पड़ेंगे। मतलब आप बिजली मांगोगे तो बिजली विभाग से मांगोगे ना, कि कहीं और जाकर मांगने लगोगे किसी और विभाग से। आप देखते हैं बाबा साहब ने आगे क्या कहा। आई shall presently explain the word authority means upon every authority which has got either the power to make laws or the power to have discretion vested in it. Upon every authority which has got either power to make laws or the power to have discretion vested in it. Therefore, it is quite clear if the fundamental rights are to be clear, then they must be binding upon not only the central government, not only binding upon the provincial, they must be binding upon the government established in the Indian state. They must also binding upon district local authorities, municipalities, even village panchayats, taluk boards. In fact, every authority which has been created by law, which has got certain power to make law, to make rules and make bylaws. तो यहां पर बोल रहे बाबा साहब कि जिन लोगों के पास भी लॉ बनाने की शक्ति है, रूल बनाने की शक्ति या बायलॉज बनाने की भी शक्ति है, मतलब पावर है, तो वो सब अथॉरिटी कहलाएंगे। सिंपल, पूरे पैराग्राफ का सिंपल फॉर्मूला
बाबा साहब ने दे दिया, पूरी डिबेट यहाँ से, पूरी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई। अब देखते हैं आगे, तो कुछ केसेस भी देख लेते हैं क्या है जुडिशियल ओपिनियंस, तो वो देख लेते हैं। तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी AIR 1975। तो देखते हैं इस केस में क्या हुआ। द कोर्ट हेल्ड दैट बॉडीज लाइक ONGC, IFC एंड LIC। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। were created by statutes, had power to make binding rules and regulation, were under the pervasive control of the government। तो यहाँ पे जो सबसे मेन बात निकल के आई है वो है परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। परवेजिव क्या होता है? एक होता है एक्टिव कंट्रोल, जब हम कोई चीज डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो हो गया एक्टिव कंट्रोल। परवेजिव कंट्रोल क्या हो गया? परवेजिव कंट्रोल क्या हो गया? परवेजिव कंट्रोल हुआ है कि इसमें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये परवेजिव कंट्रोल हुआ। द टेस्ट मस्ट बी सी वेदर अ बॉडी एक्टिंग एज अ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट। इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट होना चाहिए, मतलब एजेंसी होनी चाहिए। मीन्स आप एक सर्वेंट को रखते हो तो वो आपका एजेंट हुआ, और इंस्ट्रूमेंटली मतलब इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब है कि लॉ के थ्रू बना हो, कोई कॉर्पोरेशन है कुछ भी हो, लॉ के थ्रू बना हो। तो इसमें बोला गया कि LIC, ONGC और IFC जो है क्रिएटेड बाई स्टैट्यूट्स, मतलब लॉ। स्टैट्यूट्स मतलब होता है लॉ, तो लॉ के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। और हैड पावर टू मेक बाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इनके पावर भी ये रूल ही बनाते हैं अपनी कॉर्पोरेशन में। तो और परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट सब जानते हैं, तो ये इसलिए इनको जो है हम स्टेट मान सकते हैं। नेक्स्ट ये आ गया है, ये सबसे जो है लीडिंग केस है RD सेट्टी। आप कोई भी केस मत याद करिए, लेकिन RD सेट्टी वाला करें तो आर्टिकल 12 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, स्टेट होता क्या है वो इसी में दिया हुआ है। इसेंशियल्स हैं जो, वो क्या है तो वो दिया हुआ है इसमें। तो हम देखते हैं क्या बोला गया। द 3 जज बेंच फॉलोइंग सुखदेव सिंह केस, अभी सुखदेव सिंह केस कर चुके, उसी को फॉलो कर रहे थे। That International Airport Authority, which was an authority created by International Airport Act 1971, was an instrumentality of the state, hence came within the term other authorities in Article 12। वो बोला इंस्ट्रूमेंटलिटी है, लॉ के थ्रू बना हुआ है, तो इसके अदर अथॉरिटीज आर्टिकल 12 में आएगा। तो कुछ टेस्ट डिटरमाइन किए हैं, टेस्ट क्या है देख लेते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तय होती है। पहली चीज है फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय द स्टेट। फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा हो स्टेट, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ असिस्टेंट, अदर फॉर्म में क्या है? यूजुअल काइंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय द स्टेट, मतलब नॉर्मल तरीके से हो सकता है, एक कोई ज्यादा स्टेट जो है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, तो वो एक हो सकता है। एनी कंट्रोल इन द मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कोई भी कंट्रोल है मैनेजमेंट का या पॉलिसीज ऑफ कॉर्पोरेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा हो, तो भी अदर अथॉरिटीज में आएगा। कॉर्पोरेशन इंजॉयज स्टेट कन्फर्ड स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली स्टेटस। अगर मोनोपोली स्टेटस दे रहे हैं, वो या तो स्टेट के द्वारा कन्फर्ड मतलब प्रदान किया गया हो या स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया हो, तो ऐसे में वो स्टेट है। फंक्शन कैरीड आउट बाय द कॉर्पोरेशन आर पब्लिक फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन। क्लोजली जो रिलेटेड होता है गवर्नमेंट फंक्शन के थ्रू, मतलब वो जो कार्य कर रहे हैं वो गवर्नमेंट फंक्शन की तरह हो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज टेस्ट
टेस्ट आर नॉट एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव मतलब इतने ही नहीं है, और भी इसमें टेस्ट ऐड हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये ही एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, लेकिन इस ये और भी ज्यादा इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। तो अब देखेंगे आगे। अब ये दूसरा केस आया है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980। ये 1981 का केस है। इसमें क्या हो रहा है, Apex Code held that true text test is functional, not how the legal person is born। फंक्शनल होना चाहिए, वो कैसे बॉर्न हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, but why it is created। The key factor to determine the status is brooding presence of the state behind the operations of the body, statutory or otherwise। स्टैट्यूटरी या अदरवाइज, या लॉ के द्वारा बनाया गया हो या किसी अन्य तरीके से। ये केस देख लेते हैं, जी टेली फिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इशू वेदर बीसीसीआई वो क्रिकेट की जो अथॉरिटी है इंडिया की सबसे बड़ी, वो स्टेट में आएगी कि नहीं। मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 की बात हो रही है, वो स्टेट में आएगी कि नहीं, देखते हैं। डिसीजन, द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल। अभी आपने आपको परवेजिव कंट्रोल बताया क्या होता है। टेस्ट लेट डाउन इन प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002। तो ये प्रदीप कुमार विश्वास केस हुआ था आपका 2002 में, और इसमें जो टेस्ट लेट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो था डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल। जो होगा वो स्टेट होगा आर्टिकल 12 के तहत। अब वो जो है टेस्ट यहां अप्लाई कर दिया गया है, देखते हैं क्या बोला। held that the BCCI would not come within the definition of state under Article 12. The court observed, observation महत्वपूर्ण है, BCCI was created statute, no part of share capital of BCCI held by the government। जो भी मनी है BCCI की, वो जो है गवर्नमेंट के पास नहीं रहती है, ना गवर्नमेंट उसमें कोई पैसा लगाती है। Government hardly provided any financial aid to BCCI. The monopoly status enjoyed by BCCI was not state conferred or protected। State नहीं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कन्फर कर रहा है, कोई भी मोनोपोली स्टेटस नहीं दे रहा BCCI को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है स्टेट की डिफिनीशन में नहीं आएगा अंडर आर्टिकल 12। अब देखेंगे दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो था। अभी हमने अदर अथॉरिटीज का जुडिशियल ओपिनियन वगैरह कर लिए, अब हम करेंगे यहां पर वेदर जुडिशरी कम अंडर द आर्टिकल 12 स्टेट। क्या जुडिशरी आएगी? देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का क्या सिस्टम रहा। तो रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 12 shows there was a reasonable apprehension। रीजनेबल एप्रीहेंशन था, एप्रीहेंशन मतलब भय था एक तरीके से। वाइड स्कोप ऑफ द टर्म अथॉरिटी एज यूज्ड ड्राफ्ट आर्टिकल 7। तो क्या भय था आगे बताया गया है। इट वॉज फेल्ट दैट ए मजिस्ट्रेट और इवन पीटी ऑफिशियल इन अथॉरिटी कुड राइटली क्लेम अंडर दिस आर्टिकल टू हैव अथॉरिटी टू अब्रिज द सिटीजन फंडामेंटल राइट। तो एक मजिस्ट्रेट भी अब्रिज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। डॉक्टर अंबेडकर प्रोसीडेड टू डिफाइन अथॉरिटी। वो फिर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी से ही सब कुछ आ रहा है। वो अथॉरिटी की डिफिनेशन क्लियर हो गई ना, तो क्लियर हो जाएगा जुडिशरी आ रही है कि नहीं आ रही है। एज एवरी विच हैज पावर टू मेक लॉज आर द पावर टू डिस्क्रिशन वेस्टेड इन। कोई भी संस्था जो लॉ बना सकती है और इसमें डिस्क्रिशन मतलब विवेक हो, अपनी बुद्धि से एप्लीकेशन ऑफ माइंड के थ्रू कार्य करने की क्षमता, मतलब कि डिस्क्रिशन से। एक जज डिस्क्रिशन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लॉ से बाइंडिंग होता है, बट समटाइम्स ही विल यूज हिज डिस्क्रिशन। तो वो डिस्क्रिशन बिल्कुल लेता है।
वेदर द टर्म डिस्क्रिशन हियर रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे बात हुई कि जो डिस्क्रिशन की बात बाबा साहब कर रहे थे, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या वो फिर जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात कर रहे थे। तो इसका सिंपल सा फंडा है। मॉन्टेस्क्यू को जानते हैं आप लोग, मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो कंसंट्रेटेड पावर किंग में थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है, अलग अलग, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। तो उसकी स्टेट की डिफिनेशन थी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो उसकी स्टेट की डिफिनेशन थी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेकिन बाबा साहब क्यों जुडिशरी को नहीं लिए? एक सिंपल सा फंडा है, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है? नो वन कैन बी जज ऑन हिज ओन केस। कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर कोई खुद ही अपना ही कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करने लगा तो वो अपने लिए ही फैसला करेगा। और अगर हम जुडिशरी को स्टेट में रख देंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुडिशरी भी स्टेट बन जाएगा और स्टेट फिर अपने ही अगेंस्ट डिसीजन क्यों देगा। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम ये समझे कि बाबा साहब या फिर पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या सोच थी। तो हम देखते हैं, कुछ जुडिशियल ओपिनियंस देखेंगे क्या है। इन द नरेश श्रीधर मिराजकर केस, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहे हैं, कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है। It was observed that while exercising the rule-making power, the judiciary is covered by the expression state with Article 12. While performing the judicial function, it is not included. तो ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी जब रूल मेकिंग पावर कर रही है तो फिर वो स्टेट के तहत आ रही है, और जब वो जुडिशियल फंक्शन कर रही है, जब वो डिसीजन दे रही है, तो वो फिर स्टेट के अंदर नहीं आ रही है। नेक्स्ट केस देखते हैं, रूपा अशोक हुर्रा AIR 2002। नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेट टू वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें कह रहे हैं कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। AR अंतुले वर्सेस RS नायक AIR 1988। जुडिशरी इज स्टेट वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो टोटल क्रक्स यहां पर ये है, तीनों ही केस बोल रहे हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट के अंदर आएगी जुडिशरी, लेकिन जब वो जुडिशरी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो लॉ बना रहे हैं या किसी कमेटी का पार्ट बन रहे हैं, तो वो स्टेट के अंदर आ जाएंगे। थैंक यू।